अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहीं ना कहीं पर टीपीएन कहते हैं। टीपीएन बहुत ही ज़्यादा फेमस एक प्रोसीजर है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेन पर्सोनल ही इसे परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सोनल जो अनट्रेन होगा और स्पेशली उसको फार्मासिस्ट उनकी उनकी भी बकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। उनको ये बताया जाता है कि टीपीएन कैसे प्रिपेयर करने हैं। अब टीपीएन का मतलब क्या होता है? जैसे कि चैप्टर के स्टार्ट पर एक टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, इट्स मीन कि आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, बट आप डेली रूटीन में डेली लाइफ में उन न्यूट्रिएंट्स का इनटेक नहीं कर पा रहे ड्यू टू द एनी रीजन। स्पेशली ये वो लोग जो कि सर्जरीज जिनकी हुई हो, बहुत स्वेयर किस्म की सर्जरीज, लाइक उनको ब्रेस्ट कैंसर था, या उसके अलावा उनको जीआईटी की कोई उन लोगों की अबनॉर्मेलिटी थी जिसकी वजह से या तो उनको डायरिया रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहती हैं, बहुत स्वेयर बर्न हो चुकी है उनकी बॉडी, या उसके अलावा उनको लीवर का इशू है, उनके लंग्स कंप्रोमाइज्ड हैं, उनकी बॉडी में स्टमक के कुछ इश्यूज हैं, अल्सरेशंस हैं और सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, एक ड्रिप तैयार की जाती है। उस ड्रिप को हम टीपीएन बोलते हैं, यानी टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये तमाम पेशेंट्स के लिए एक जैसी नहीं होती। हर पेशेंट के लिए इसकी वेरिएशंस हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर टीपीएन के अंदर मौजूद, अच्छा टीपीएन में डाला क्या क्या जाता है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। टीपीएन के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इस तरह के तमाम कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। अब एक पेशेंट है, उसकी हाइट माशाल्लाह 7 फुट है और उसको डिजीज जीआईटी की है। उसके लिए टीपीएन कुछ और प्रिपेयर होगा अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट। और एक पेशेंट है जिसकी हाइट 5 फुट है और उसको जो है वो स्टमक इशू है, तो उसकी टीपीएन किसी और तरीके से प्रिपेयर होगी। प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी टीपीएन अगर बनाने की जरूरत पड़ती है तो उसकी टीपीएन जो है उसका कोई और मेथड होगा। तो इस तरह हर पेशेंट की अपनी अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप लोगों के पास डेफिनेशन है कि ये एक मेथड है, इस मेथड के अंदर आप बेसिक तमाम न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स का वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें आप एडमिनिस्टर करते हैं, उन्हें कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, विटामिन, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये सारे वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ह्यूमंस की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म्स और सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी कर दी जाए तो इंसान की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। इसलिए वो बच्चे, या वो जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो कहा जाता है उन्हें अच्छी डाइट दी जाए। अगर उन्हें अच्छी डाइट नहीं देंगे बच्चों, तो आप एक चीज हमेशा समझें, बच्चों की ग्रोथ रिटार्ड या शंट कर जाएगी, जिससे बच्चे जो हैं अपनी एज से छोटे, अब नॉर्मल, वो टोटल तौर पर अपनी अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, थोड़ी देर बाद थक जाया करेंगे, कंप्लेन करेंगे रात को मेरी टांगें दर्द होती हैं। तो इस तरह की तमाम चीजों के इश्यूज आते हैं। इसलिए ग्रोइंग एज के अंदर आपके पास न्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए। It is also be characterized by the long-term IV feeding portions which contain a protein with the high concentration of the dextrose। तो ये बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आप आईवी फीडिंग्स देते हैं, यानी कि आईवी ड्रिप्स लगाते हैं, लेकिन उस आईवी ड्रिप्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन्स का ऐड करना पड़ता है। अब प्रोटीन्स क्यों ऐड करते हैं वो भी स्टोरी में अभी आपको सुनाता हूँ नीचे जब मैं पढ़ाऊंगा। प्रोटीन्स के अलावा जब हम कार्ब्स की यानी कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है यहाँ पर हमेशा डेक्सट्रोज इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज कभी भी नहीं दिया जाता। फिर क्वेश्चन आएगा माइंड में कि सर ग्लूकोज क्यों नहीं देते? ग्लूकोज तो कि एक तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, हमारी एनर्जी की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ है, तो फिर हम लोग ग्लूकोज क्यों नहीं दे रहे? बच्चे ग्लूकोज का अगर इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा तो उसको शुगर हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज आपकी बॉडी में डायबिटीज यानी कि आपके शुगर लेवल को हाई करेगा, जिससे डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से
आप लोगों को इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि आप लोगों ने डेक्सट्रोज का इस्तेमाल करना है। डेक्सट्रोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पर एक्ट करेगी, बट इससे शुगर लेवल कभी भी हाई नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और इसके अलावा आप दूसरे सर्टेन केमिकल्स जिसमें आप कुछ अमाउंट में इंसुलिन भी ऐड करेंगे। इंसुलिन को ऐड करने का मतलब है कि अच्छा बच्चों, किन किन को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? 1 सेकेंड, मैं अपना माइक म्यूट से अनम्यूट करता हूँ। सदीक साहब ने कंप्लेन किया है कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है। अगर इसके अलावा किसी को कोई इश्यू आ रहा है आवाज में तो वो बताएं बच्चे। आवाज क्लियर है या नहीं बच्चों? सर आवाज सही आ रही है, लेकिन आवाज में ना फड़फड़ाहट सी आ रही है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, अब ठीक है, अब देखो, अब ठीक है। अब तो थोड़ी ठीक हो गई है। सदीक साहब वो इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने माइक मुंह के पास किया हुआ था, तो वो सांस भी बीच में आती है ना, तो इसलिए। ठीक है, ओके ओके, मैं थोड़ा माइक पीछे रखूंगा। ओके जी। अच्छा बच्चों, अब इसमें ये है कि आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि आप पीपीएन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज अ वाटर। वाटर तो लाजमी आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो वाटर है, वो वाटर जो है वो तो आपके पास इज अ कंपल्सरी। वाटर तो आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी की बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए टीपीएन के अंदर जो बेस होती है वो वाटर ही होती है। फिर उसके बाद प्रोटीन सोर्सेज। याद रखिएगा, टीपीएन के अंदर प्रोटीन हर हाल में डाली जाती है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन आपकी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस को इनहेंस करता है। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट हो जाए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, या हीलिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी सोर्सेज की अगर बात की जाए तो एनर्जी सोर्सेज में बेहतरीन एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की है। शायद आप लोगों को ये बातें एफएससी की थोड़ी सी याद ना होगी, लेकिन मैं रिवाइज करवा दूं। 1 ग्राम अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो उससे कितनी एनर्जी निकलेगी? 4 किलो कैलोरीज। तो अगर 10 ग्राम्स आप कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करेंगे तो 40 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। इसी तरह अगर आप लोग फैट की बात करने लगता हूँ, फैट अगर 1 ग्राम फैट इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी तकरीबन आपकी 9 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, और प्रोटीन भी 4 देती है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज देती हैं 1 ग्राम पर, लेकिन जो फैट है वो तकरीबन 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है 1 ग्राम पे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि डेक्सट्रोज आपके पास वेरिएशन है टीपीएन में। किसी में आप 5%, 10%, यानी 70% तक आप डेक्सट्रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक नहीं है और बहुत ह्यूज लेवल पर उनकी बॉडी में एनर्जी की डिफिशियंसी है, देन आप 60-70% पर डेक्सट्रोज की ड्रिप बनाकर उन्हें लगा सकते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट ये वेरिएशन है, और ये आप लोगों के अपने डिसीजंस होते हैं कि आपने किसी पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हाइट है, क्या बॉडी वेट है, उसके अकॉर्डिंगली से टीपीएन देना है। क्या टीपीएन डेली बेस पे जाएगा, वीक में 1 दफा जाएगा, 3 दफा जाएगा, महीने में 1 दफा जाएगा? ये हर चीज आप लोगों की अपनी कैलकुलेशंस भी होती है, इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो यूटिलाइज करके हम लोग ये काम करते हैं। फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक याद रखिएगा, फैट का इस्तेमाल, जिसे हम घी या ऑयल कहते हैं, ये हमेशा आप लोगों ने ऑयल इन वाटर अमल्शन की शक्ल में इस्तेमाल करना है। आपने कभी भी फैट जो है वो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना, उसकी इमल्शन होनी चाहिए। और इमल्शन भी कौन सी वाली? ऑयल इन वाटर, क्योंकि बेस तो वाटर है। तो डेफिनेटली हम वाटर इन ऑयल की अगर हम इस इमल्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे टीपीएन के साथ रिएक्ट करके सेपरेट हो जाएगी। वो ऊपर सेटल अकेली हो जाएगी फैट सारा का सारा, और नीचे वाटर। हमें तो मिक्स करके एक टीपीएन बनानी है जिसमें फैट, ऑयल, वाटर हर चीज मिक्स हो। तो इसलिए ऑयल इन वाटर की इमल्शन को इस्तेमाल किया जाता है। और डेफिनेटली इसके बारे में कहा जाता है कि हाई कैलोरीज इन लो वॉल्यूम। इसके बाद आगे इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम और फास्फोरस इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रेसिस एलिमेंट्स में आपके पास जो है आप एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, साथ आप कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जिंक, कॉपर और मैग्नीज होती है। वाइटामिन मिनरल्स वगैरह, इसके अंदर भी आप लोग डिफरेंट टाइप के फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन इस्तेमाल करते हैं, जो कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में ये बताया जाता है कि आपको पर डे कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो टीपीएन है ना, ये पर डे के हिसाब से प्रिपेयर की जाती है।
टीपीएन 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करनी है। आप टीपीएन इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप टीपीएन को 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। टीपीएन सिर्फ एक 24 घंटे में इस्तेमाल होती है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसे यूज नहीं करते तो आपको उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है, यानी कि फेंकना पड़ता है। तो वाटर जो है, देखिए उन्होंने लिखा है 30 से 40 ml पर केजी पर डे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं 70 किलो का हूँ, तो मैं अगर मुझे चाहिए जी 20 20 ml मुझे पर डे वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो 20 × 70 तो 140 ml जो है वाटर मुझे चाहिए। मेरी टीपीएन में 140 ml वाटर इस्तेमाल करेंगे पर डे के लिहाज से। इसी तरह चिल्ड्रन की भी कैलकुलेशंस हैं, एनर्जी की कैलकुलेशंस है, माइनस एसिड की कैलकुलेशंस है। तो आपको इसी रेंज के अंदर रह के ये तमाम चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। टीपीएन बैग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आप इतनी मेहनत करें, टीपीएन प्रिपेयर करें, क्योंकि टीपीएन आईवी लगते हैं। टीपीएन इंट्रामस्कुलर नहीं होते, टीपीएन ओरली नहीं दिए जाते। टीपीएन हमेशा जो है, टीपीएन कहाँ से आपने आईवी लगाने हैं। तो अगर टीपीएन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किसी भी किस्म की खराबी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, या उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर चले गए, तो वो तो आपके जिस्म में डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाके इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। इस वजह से हमें टीपीएन के बैग्स जो प्रिपेयर करने होते हैं उसे प्रॉपर स्टेराइल होने चाहिए। पास्ट के अंदर, यानी पुराने वक्तों में, 10-12 साल पहले जो टीपीएन के बैग्स होते थे, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड बैग्स होते थे, उनसे बनाए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब टाइम टाइम जैसे बदलता गया है, उसकी वेरिएशन आना शुरू हो गया, तो हम लोग इथाइल विनाइल एसीटेट का बैग इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इथाइल विनाइल एसीटेट के बैग्स टीपीएन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एडिशनली आप कौन कौन से कंपोनेंट्स टीपीएन में डाल सकते हैं, तो बेतहाशा है। फैट्स की इमल्शंस हैं, इसके अलावा वाइटामिन हैं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने टीपीएन प्रिपेयर करनी है, आपने टीपीएन फॉर एग्जांपल, आई एम अ फार्मासिस्ट, तो मुझे एक ऑर्डर आता है हॉस्पिटल की तरफ से कि आपने टीपीएन प्रिपेयर करें, और मैं और लिखा होता है कि ये आपने हमें जो डिलीवर करनी है वो शाम को 6 बजे करनी है। और मुझे ये नोटिफिकेशन या फिर ये मैसेज जो है और जैसे डॉक्टर्स की तरफ से आ गया है सुबह 10 बजे। अब टीपीएन मैंने तकरीबन आधे घंटे में प्रिपेयर कर लेनी है, चलो जी 1 घंटा लगा लो, 11 बजे टीपीएन प्रिपेयर हो जाएगी। मैंने वाइटामिन भी कैलकुलेट करके रखने हैं, बट जो वाइटामिन है ना, वो मैंने 5 या 6 बजे जब वो मुझसे लेने आएंगे, मैंने तब उसके अंदर ऐड करने हैं। वाइटामिन को पहले आपके कभी भी उसके अंदर ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि जो वाइटामिन होते हैं ना, वो फौरन रिएक्शन करते हैं और प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। हमारा एक मेडिकल का रूल है कि कोई भी ऐसी आईवी फ्लूइड्स, कोई भी, चाहे वो इंजेक्शन हैं, चाहे वो ड्रिप्स हैं, कोई भी चीज, अगर उसका कलर चेंज हो जाए या उस पे प्रेसिपिटेट्स बन जाए या उसके अलावा कोई ऐसी चीज हो जो अनयूजुअल हो, तो आप उसे डिस्कार्ड करेंगे, आप कभी भी उसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज खराब हो जाती है। तो इसी तरह वाइटामिन अगर आपने टाइम से पहले डाल दिए, तो वो प्रेसिपिटेट करके नीचे बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जो है क्वालिटी या करेक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है, हम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही उसके अंदर जो है टीपीएन के अंदर वाइटामिन ऐड करते हैं। लेबलिंग, टीपीएन के ऊपर जो लेबल लगाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक उसके ऊपर जो है पेशेंट का नेम आपने जरूर मेंशन करना है। कंपोनेंट्स ऑफ द बैग, उस बैग्स में कौन कौन सी चीजें हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट है, वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर एनर्जी का टोटल काउंट कितना है, नाइट्रोजन कितना ऐड करना है, रेट इन फ्यूजन कितना आना चाहिए। टीपीएन स्लो लगाई जाती हैं, टीपीएन कभी फास्ट नहीं लगाई जाती। यानी कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट में आपके 5 ड्रॉप्स गिरने चाहिए या 10 ड्रॉप्स गिरने चाहिए, इसे रेट ऑफ इन्फ्यूजन कहते हैं। फिर उसके बाद है कब ये एक्सपायर हो जाएगी और इसे स्टोर कहाँ करना है। याद रखिएगा, ज्यादातर टीपीएन जितने भी होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हम लोग जो है ना, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। आप नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इसे स्टोर नहीं कर सकते। इसके बाद बच्चों हमारे पास पैकेजिंग है। आपने इसको, एक और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टीपीएन के बैग्स हमेशा कवर्ड होते हैं या डार्क कलर का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली आपने देखी होंगे, जितने भी हमारे ड्रिप्स होती हैं या जितने भी हमारे यूरिन बैग हैं, ब्लड कलेक्शन बैग हैं, कोई भी चीज है, ये सारे के सारे जो बैग्स हैं, ये वाइट कलर के होते हैं।
लेकिन इश्यू यहाँ पे ये आ जाता है कि जब हम लोग टीपीएन प्रिपेयर करते हैं ना, तो टीपीएन के बारे में एक चीज ये है कि आप लोगों ने उसके लिए कल वो डार्क कलर का बैग इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें डाले जाने वाले तमाम इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द लाइट और इन सब चीजों के लिए। तो हमें उन चीजों को बचाने के लिए कि कहीं लाइट उसके साथ रिएक्शन करके उसे डैमेज या डिस्ट्रॉय ना करते, तो हमें इस वजह से भी टीपीएन को जो है ना कलर्ड बैग या डार्क कलर के प्लास्टिक बैग में पैक करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टीपीएन, तो टीपीएन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को कैथेटर का इस्तेमाल, यानी कि वही बात आ गई कि आप लोगों ने वेन्स का इस्तेमाल करना होता है। ज्यादातर जो है हम लार्ज वेन को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू लो ये स्मॉलर वेन्स को, क्योंकि टीपीएन जो होती है ये थिक हैं और ये ज्यादा थोड़ी गाढ़ी होती है। स्मॉलर वेन्स के जरिए इसकी पेनिट्रेशन या इसका फ्लो रेट इतना अच्छा नहीं हो पाता, इसलिए हम लोगों को जरा जो है ना लार्ज वेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लार्ज वेन में या तो आप सुपीरियर वेना कैवा का इस्तेमाल करेंगे, और पेरिफेरल में आप जो है वो छोटी वेन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वो तमाम टीपीएस जिसमें डेक्सट्रोज की कंसंट्रेशन 10% से कम हो या 10% हो, उसको आप स्मॉलर वेन से दे सकते हैं। लेकिन वो तमाम टीपीएन जिसमें डेक्सट्रोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, मोर देन 10% यानी 70% तक होती है, उनको आप कभी भी स्मॉलर वेन से नहीं दे सकते। आपको उनको देने के लिए हमेशा जो है लार्जर वेन यानी सुपीरियर वेना कैवा का इस्तेमाल करता है। अदरवाइज आपका वो ऑर्गन, वो तमाम पैरामीटर वो डैमेज या डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। कुछ ऐसी एब्रीवेशंस हैं जो हॉस्पिटल में बहुत कॉमनली मेंशन की जाती हैं, जो कि आपको भी पता होनी चाहिए, जैसे कि सीवी, टीपीएन। तो ये है सेंट्रल वेन, ये भी फार्मासिस्ट ने बताना है कि ये सेंट्रल वेन यानी कि सुपीरियर वेना कैवा में लगेगी या स्मॉलर वेन में लगेगी। तो अगर सेंट्रल वेन में लगेगी तो हम सीवी टीपीएन कह देंगे। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन जिसे टीपीएन बोलते हैं। पीपीएन यानी कि पेरिफेरल पैरेंटल न्यूट्रिशन इसे बोलते हैं। और एचपीएन यानी होम पैरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी घर में जो प्रिपेयर करते हैं। इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज जीआईटी डिजीजेस, जैसे कि किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पेनक्रियाटिस है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, इन सब के अंदर भी आप टीपीएन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रॉमास में स्वेयर बर्न्स है, अक्यूट रेनल फेलियर है, इन सब के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब abdominal सर्जरी की बात की जाए, तो अगर उसकी पेट की कोई सर्जरी हुई है और वो अनएबल है डायरेक्टली कोई फूड या केमिकल्स का इंटेक करने के लिए, फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल जो है वो स्टेबल हो जाए। रोल ऑफ द फार्मासिस्ट क्या क्या है? तो फार्मासिस्ट के बहुत सारे रोल हैं, जिसमें फार्मासिस्ट को ये पता होना चाहिए कि वो जब टीपीएन बना रहा है तो उस दौरान वो तमाम वहाँ की सप्लाई या वो तमाम जो इंग्रेडिएंट वो इसमें इस्तेमाल कर रहा है वो एसेप्टिक हो। एसेप्टिक का मतलब क्या होता है? एसेप्टिक का मतलब होता है कि वो तमाम चीजें जो हैं वो बड़ी स्टेबल हों और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक हों। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हैंडलिंग एंड द सेटिंग टीपीएन बैग्स प्रिपेयर करना, उसे हैंडल करना। जैसे मैंने आपको बताया, टीपीएन के बैग को हमेशा फ्रिज में स्टोर किया जाता है, उन्हें बाहर ओपन इन्वायरमेंट में आप नहीं रख सकते वरना केमिकल डिस्कार्ड हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से, फॉर एग्जांपल हम डेक्सट्रोज की बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, किसी भी रीजन की वजह से डेक्सट्रोज की हमें नहीं मिल रहा मार्केट में, तो कौन सा अल्टरनेटिव यूज करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, तो इस तरह की तमाम बातों की नॉलेज फार्मासिस्ट को होनी चाहिए। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड द स्टोरेज कंडीशन, इन सब के बारे में से इंफॉर्मेशन हो तो देन ये बहुत अच्छी टिफिन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये पहले कंप्लीट कर लूं फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। ठीक है, एसेप्टिक डिस्पेंसिंग क्या होती है? एसेप्टिक डिस्पेंसिंग बेसिकली इज अ प्रिपरेशन, सिंपल सी बात है, जहां पर भी एसेप्टिक का वर्ड आ जाएगा आपने समझ जाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक। ऐसी डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सदीक साहब गए हैं मेडिसिन लेने के लिए और उसे कहते हैं पैनाडोल 3 दे दो, डिस्प्रिन 2 दे दो, डिक्लोरान 5 दे दो। वो क्या करेगा, पत्ता निकालेगा और उनमें से 5, 3, 2 इस तरह आपको मेडिसिन काट काट के दे देगा। दिस इज कॉल्ड अ डिस्पेंसिंग। इससे भी डिस्पेंसिंग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट
जब आप उसे बल्क क्वांटिटी से निकाल कर उसे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डिस्पेंसिंग। तो एसेप्टिक डिस्पेंसिंग वो डिस्पेंसिंग होती है जिसमें आप लोग स्टेराइल मेडिकल प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं और उन्हें डिल्यूट या उनकी हैंडलिंग प्रॉपर जो है वो आप सब कुछ करते हैं। ठीक है, ये फार्मेसी टेक्नीशियन, असिस्टेंट और फार्मासिस्ट इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान फार्मासिस्ट को बड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वरना अदरवाइज डिस्पेंसिंग या टीपीएन की प्रिपरेशन या इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट आप हैंडल कर रहे हैं तो उसमें अब या डैमेज या नुकसान होना शुरू हो जाएगा। स्टेरिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में आपका ये पूरा टॉपिक है। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक करने का जो मैकेनिज्म है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। ओके जी सदीक साहब, मीटिंग ये रिकॉर्डिंग एंड करें जरा। ओके बच्चे, स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कॉमन है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। हमारा काम होता है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए हम लोग जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो आप लोगों की बर्तन है, चाहे वो आपकी सिरिंजें हैं, चाहे वो आपके कोई केमिकल्स हैं, हर चीज़ को मुकम्मल तौर पे स्टेरिलाइज कर लें ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉब्लम से पाक हो जाए। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनसे महफूज रखना आपकी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप उनसे उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट कंटेमिनेट के चांसेस हो सकते हैं, अबनॉर्मैलिटीज आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इश्यूज आ सकते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआज, एल्गीज, फंजाइज उन सबको बॉडी से एलिमिनेट करते हैं ताकि आपकी बॉडी वो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट से भी एलिमिनेट करते हैं ताकि वो स्टेराइल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक हो। स्टेरिलाइजेशन के कुछ हमने प्रिपरेशन मेथड है जैसे कि आपकी टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन एंड एसेप्टिक प्रोसेसेस। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन इज अ मोर ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल मेथड था स्टेरिलाइजेशन का। इसमें हम अपने कंटेनर फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक बर्तन है, आपने उसके अंदर जैम या कोई शोरबा जिसको आपने स्टेरिलाइज करना वो भर दिया और उसे अच्छी तरह सील करने के बाद आप उसे जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता, इस तरह के हमारे पास एक कुकर से होते थे। हम लोग उसके अंदर पानी डाल के ना थोड़ा सा उसके अंदर स्टैंड रख के अपनी प्रोडक्ट को इसी तरह किसी चीज में बंद करके हमने रख देते थे, फिर उसके नीचे आग जला देते थे, वो पानी से स्टीम बनती थी और स्टीम की मदद से वो वहां पे मौजूद जितने भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पोर्स वगैरह होते थे वो डेड हो जाते थे, वो किल हो जाते थे और हमारी प्रोडक्ट स्टेरिलाइज हो जाती थी। तो ये एक मेथड था स्टेरिलाइजेशन का जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, न्यू टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज़ आती गईं, लोगों ने मज़ीद इस पे रिसर्चेज़ की। अब तो इतनी-इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि ओवन, ओवन को हॉट हॉट एयर ओवन होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल ओवन्स हैं आपके और ऑटोक्लेव है आप लोगों का और फ़िल्ट्रेशन मेथड, रेडिएशन मेथड, गामा रेडिएशन और केमिकल मेथड इसमें आपके फ़ॉर्मेल्डिहाइड और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। इन तमाम केमिकल्स को हम यूज़ करके मेथड को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स को स्टेरिलाइज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल आप लोगों ने हमेशा रखना होता है कि आपने अकॉर्डिंग टू जो आपकी नीड है या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपने स्टेरिलाइज़ेशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। हम उसे वो स्टेरिलाइज़ेशन से कभी भी स्टेरिलाइज़ नहीं कर सकते जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो, वरना तो हमारी प्रोडक्ट ही डैमेज होगी, तो हमें क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ को स्टेरिलाइज़ करने का जिसमें हमारा केमिकल ही डैमेज हो जाए। जैसे प्लास्टिक की जो प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक सिरिंजेस होती हैं, इस तरह के बैग्स होते हैं, आप उन्हें कभी भी स्टीम स्टेरिलाइज़ेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्हें मॉइस्चराइज़ कर देंगे। तो मॉइस्चराइज़ जहाँ पे चीज़ होती है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेट्री डिशेज़ जो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं, उनको हॉट एयर एयर ओवन में स्टेरिलाइज़ किया जाता है। उससे वो हॉट एयर ओवन में वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म मर जाते हैं। तो हर एक केमिकल की अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की आपने उसे स्टेरिलाइज़ेशन करनी है।
स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेसेस हैं और क्या बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स हैं। इंशाल्लाह आपकी माइक्रो के जो भी टीचर होंगी वो आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगी, पढ़ाएंगी और आप लोग फिर उसे देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये चैप्टर बहुत डिटेल में लिखा गया हुआ। आज का जो हमारा पूरा टॉपिक था या चैप्टर था वो टीपीएन से रिलेटेड था। टीपीएन जो है बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको बता दिया गया, क्योंकि टीपीएन आपने प्रिपेयर नहीं करनी, दैट्स वाई आपको उसकी कैलकुलेशंस नहीं सिखाई जाती। और वैसे भी जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तब सिखाते हैं, उससे पहले तो आपको सिखाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिखाएंगे भी तो आपको कोई बेनिफिशियल इफेक्ट्स उसके नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप भूल जाएंगे। जब चीज प्रैक्टिस में आती है ना तो वो इंसान कभी नहीं भूलता। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी अगर कोई माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपके इसमें आज के टॉपिक्स में सिर्फ आपको एक चैप्टर करवा रहा हूँ, ज्यादा इसलिए नहीं करवाया जाता ताकि आप लोगों को ऑब्जॉर्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सर मैंने ये पूछना है कि टीपीएन हम डेक्सट्रोज में ही सिर्फ बना सकते हैं या नॉर्मल सलाइन में भी? बच्चे देखें, टीपीएन का मतलब है बहुत कुछ है। आप ये डेक्सट्रोज या नॉर्मल स्लाइन की बात आप हाँ, नॉर्मल स्लाइन एज अ वाटर आप ले सकते हैं। इसमें डेक्सट्रोज भी डलना है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की एक शक्ल है, इसमें प्रोटीन डलनी है यानी अमीनो एसिड डलने हैं जो प्रोटीन की एक शक्ल है, इसमें फैट डलना है जो कि लिपिड्स की एक शक्ल है, इसमें वाइटामिन डलने हैं, इसमें मिनरल्स डलने हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डलने हैं। तो ये एक पूरा खाना है, जैसे हम खाना घर में खाते हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल हमने आलू गोश्त बनाया, आलू कार्बोहाइड्रेट्स है, गोश्त प्रोटीन है, पानी जो है वो आपकी इलेक्ट्रोलाइट है, मिनरल्स में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो उसमें घी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिपिड्स हैं। और हाँ ठीक है, वाइटामिन हमें नहीं मिल सकते उसके अंदर से, वो आप लोग सेपरेट ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज देखिए ना, कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स, हर चीज। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पानी में सोडियम भी होगा, हम नमक डालेंगे सोडियम वहां से मिल जाएगा, हम लोग दूसरे प्रोडक्ट्स केमिकल्स डालेंगे वहां से मिल जाएंगे। तो इस तरह हम लोगों को ना एक कंप्लीट फूड मील चाहिए, ताकि ताकि हम जो है वो उससे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो इस तरह जो एहसान साहब, ये जो चीज है वो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ये पानी या इस तरह की नहीं होती, ये कंप्लीट डाइट होती आपकी। ठीक है, जी सर ठीक है। ओके। अगर आप जैसे हॉस्पिटल में है ना, तो आप किसी ना वहाँ के फार्मासिस्ट से टीपीएन के बारे में पूछें। तो आप उनसे टीपीएन के बारे में पूछें, वो आपको डिटेल बताएंगे टीपीएन के बारे में। जी सर ठीक। जी बच्चों, किसी और का कोई क्वेश्चन है? पूछना है किसी ने कुछ बच्चों? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? चलें बच्चों, हम लोग ना सदीक साहब सेंड कर लें आप।